हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केम कोर्स के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर से एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, और उस टॉपिक का आज हमारा नाम होने वाला है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब किसी भी सॉल्यूशंस के लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम सॉल्यूशंस के लिए पढ़ते हैं और कब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं किसी भी सॉल्यूशंस के लिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में इन टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो दोस्तों जब भी हम कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो उसमें हम दो कंपोनेंट्स लेते हैं, एक हमारा सॉल्वेंट कंपोनेंट्स होता है, एक हमारा सोल्यूट कंपोनेंट होता है, और इन दोनों के मिक्स होने से, इन दोनों को आपस में मिलाने से हमें एक सॉल्यूशन मिलता है। और जो हमें सॉल्यूशन मिलता है उस सॉल्यूशंस की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, और वो जो प्रॉपर्टीज होती है उस सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है जो आपने सॉल्वेंट लिया है, जो आपने सोल्यूट लिया है, उन दोनों के मिक्सअप से हमें जो कंपोनेंट्स मिला है, जो हमारा सॉल्यूशंस मिला है, उस सॉल्यूशंस के नेचर पर। यानी कि जो ऐसी प्रॉपर्टीज जो सॉल्वेंट और सोल्यूट के परसेंटेज पर डिपेंड करती है, सोल्यूट और सॉल्वेंट के रेशो पर डिपेंड करती है, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो हमारे लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सच प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन द रेशो ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट इज कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यानी कि ऐसी प्रॉपर्टीज जो किसी भी सॉल्यूशंस के लिए, ऐसी प्रॉपर्टीज जो सॉल्वेंट और सोल्यूट के रेशो पर डिपेंड करती हो, सॉल्वेंट और सोल्यूट्स की मात्रा पर डिपेंड करती हो, सोल्यूट और सॉल्वेंट की क्वांटिटीज पर डिपेंड करती हो, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलेंगे। अब ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होने वाली है, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जिन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करने वाले हैं, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम कैसे सॉल्यूशंस के लिए बात करने वाले हैं। तो हमारा जो सॉल्यूशन रहेगा, उस सॉल्यूशन में हमारा जो सॉल्वेंट रहेगा वो वोलेटाइल नेचर का होगा, और जो सोल्यूट रहेगा वो नॉन वोलेटाइल नेचर का होगा। यानी कि हमने जो सॉल्यूशन बनाया है उस सॉल्यूशन में हमने सोल्यूट कैसा लिया है, नॉन वोलेटाइल नेचर का लिया है, जबकि हमारा सॉल्वेंट कैसा है, वोलेटाइल नेचर का है। और ऐसे सॉल्यूशंस के लिए हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करने वाले हैं। हमारे पास यहाँ पर 4 डिफरेंट टाइप्स की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट नंबर पर हम जिस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की यहाँ पर बात करेंगे वो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होने वाली है रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो फर्स्ट हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करने वाले हैं सॉल्यूशंस के लिए, वो हमारा है रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जब भी हम कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो उस सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने में हमने जो दो कंपोनेंट्स लिए हैं, जिसमें हमारा सॉल्वेंट हमने कैसा लिया है, सॉल्वेंट हमने वोलेटाइल नेचर का लिया है, और हमने जो सोल्यूट लिया है, वो सोल्यूट हमने कैसा लिया है, नॉन वोलेटाइल नेचर का लिया। हमने जो सोल्यूट लिया वो नॉन वोलेटाइल नेचर्स का यहाँ पर लिया है। तो ऐसे सॉल्यूशंस के लिए हमारी एक फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि हमारी होने वाली है रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात इस वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं, जो कि हमारी फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो दोस्तों जब भी हम इन दो डिफरेंट कंपोनेंट से सॉल्यूशंस को प्रिपेयर करेंगे, जिसमें हमारा सॉल्वेंट वोलेटाइल नेचर का है और सोल्यूट नॉन वोलेटाइल नेचर का रहने वाला है, तो जब हमने इन दोनों कंपोनेंट्स को मिक्स नहीं किया था, ये दोनों कंपोनेंट सेपरेट स्टेट में थे, दोनों एक दूसरे से सेपरेट थे, उस कंडीशंस पर या उस स्टेट पर जो हमारा सॉल्वेंट था, उस सॉल्वेंट का कुछ वेपर प्रेशर रहा होगा, क्योंकि वो सॉल्वेंट कैसे नेचर का है, वो सॉल्वेंट वोलेटाइल नेचर का है। यानी कि वो सॉल्वेंट कंटिन्यूअस वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था जब हमने उसे मिक्स नहीं किया था। तब उस कंडीशन में या उसकी प्योर स्टेट में जो उसका वेपर प्रेशर रहता है, जो उसका वेपर प्रेशर होगा, उस वेपर प्रेशर को हम यहाँ पर डिनोट करके चलते हैं P1 नोट से। कब, जब वो हमारा सॉल्वेंट प्योर स्टेट में था तब। अगर हम बात करें सोल्यूट की, तो सोल्यूट हमारा नॉन वोलेटाइल नेचर का है, इसलिए हमारे सोल्यूट का कोई वेपर प्रेशर नहीं रहा होगा। लेकिन जब हम इन दोनों कंपोनेंट्स को, सॉल्वेंट और सोल्यूट को मिक्स कर देंगे, जब हम इस सॉल्वेंट और सोल्यूट को क्या कर देंगे,
मिक्स कर देंगे और इन दोनों के मिक्स करने से जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा, इस सॉल्यूशंस का नेचर कैसा होगा? इस सॉल्यूशंस का नेचर वोलेटाइल होगा, क्योंकि इसमें एक कंपोनेंट कैसा है हमारा? वोलेटाइल नेचर का है, जो कि सॉल्वेंट है। बट इस सॉल्यूशंस के लिए अगर हम बात करें, इस सॉल्यूशंस की जो वेपर प्रेशर होगी, इस सॉल्यूशंस की जो वेपर प्रेशर होगी, वो वेपर प्रेशर क्या होगी? सपोज करके चलते हैं हम, इस सॉल्यूशन की कुछ भी वेपर प्रेशर रही होगी, P वेपर प्रेशर रही होगी। लेकिन जब इस सॉल्यूशंस के लिए हम राउल्ट्स लॉ को लिखते हैं, इस सॉल्यूशंस के लिए जब हम राउल्ट्स लॉ अप्लाई करते हैं और इस सॉल्यूशंस के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए हम राउल्ट्स लॉ को लिखेंगे, तो फर्स्ट कंपोनेंट्स के लिए हम राउल्ट्स लॉ लिखेंगे, क्योंकि सेकंड कंपोनेंट सोल्यूट जो हमारा, उसके लिए हम राउल्ट्स लॉ नहीं लिख सकते, क्योंकि सेकंड जो कंपोनेंट है हमारा कैसे नेचर का है? नॉन वोलेटाइल नेचर का। और राउल्ट्स लॉ कैसे कंपोनेंट्स की बात करता है? सिर्फ और सिर्फ वोलेटाइल नेचर के कंपोनेंट्स की बात करता है। तो हम जो हमारा सॉल्वेंट है जो कि वोलेटाइल नेचर का है, उस वोलेटाइल नेचर के सॉल्वेंट के लिए यहाँ पर राउल्ट्स लॉ लिखेंगे। तो राउल्ट्स लॉ हमारा क्या होगा यहाँ पर? राउल्ट्स लॉ हमारा यहाँ पर होगा P1 हमारा क्या है? P1 हमारा जो सॉल्वेंट है इस सॉल्यूशंस के अंदर, उस सॉल्वेंट से जो वेपर फॉर्म जनरेट हो रही है, उस वेपर से जो वेपर प्रेशर जनरेट हो रहा है, वो है हमारा P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहेगा? जो इस सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन है इस सॉल्यूशंस के अंदर, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। यानी कि P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? X1 के। ठीक है, अब यहाँ से हम जब प्रोपोर्शनली का साइन हटाते थे तो हम प्रोपोर्शनली के साइन पर एक कांस्टेंट लगाते थे, और वो कांस्टेंट क्या होता था हमारा? वो कांस्टेंट होता था उस कंपोनेंट्स का, जिस कंपोनेंट्स के लिए आप वेपर प्रेशर लिख रहे हो, उस कंपोनेंट्स का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर। यानी कि हमारे जो सॉल्वेंट का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर क्या था? प्योर स्टेट में हमारे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था P1 नॉट। ठीक है, तो हम यहाँ पर P1 नॉट लिखते हैं। देखिए आप, P1 इज इक्वल्स टू, जब प्रोपोर्शनली का साइन हटेगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगेगा, वो कांस्टेंट हमारा क्या रहने वाला है? P1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट X1। ये जो वेपर प्रेशर का फॉर्मूला रहेगा, ये किसके लिए रहेगा? इस सॉल्यूशंस के लिए, ऐसे कंपोनेंट जो कि कैसा नेचर का है? वोलेटाइल नेचर का है, जो कि हमारा सॉल्वेंट है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। इसके बाद में देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारा P1 नॉट है, P1 नॉट क्या है? प्योर स्टेट में इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। बट हम देखते हैं कि जब भी हम इस कंपोनेंट्स को इस सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं, किसको? इस सॉल्वेंट को इस सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं, तो यहाँ पर ये जो सॉल्वेंट नॉन वोलेटाइल नेचर का होने की वजह से, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का नेचर होने की वजह से, इसका जो वेपर प्रेशर था प्योर स्टेट में, वो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। इसका जो वेपर प्रेशर था वो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, स्लाइटली डिक्रीमेंट में चला जाएगा। तो जो चेंज आया है वेपर प्रेशर में, जो चेंज आया है, उस वेपर प्रेशर के चेंज को हम किस तरह से लिख सकते हैं, उसकी अगर हम बात करें तो चेंज इन वेपर प्रेशर P1, चेंज इन वेपर प्रेशर ऑफ P1, यानी कि सोलवेंट के वेपर प्रेशर में जो चेंज आया वो किसके इक्वल्स टू होगा? जो उसके प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर था। प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर क्या था? P1 नॉट माइनस, अब कौन से वेपर प्रेशर की बात करेंगे हम? P1 नॉट यानी कि प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर, माइनस सॉल्यूशन स्टेट में उसका जो वेपर प्रेशर है, वो सॉल्यूशन स्टेट में उसका वेपर प्रेशर कितना है? P1 उसका वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन स्टेट में। यहाँ से हम P1 पर की वैल्यू पुट करेंगे, P1 की प्लेस पर हम P1 की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारी जो इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी? डेल P1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट माइनस P1 नॉट X1। ओके, यहाँ से हम P1 नॉट को कॉमन ले लेते हैं। P1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट 1 माइनस X1। अब जब भी हम मोल फ्रैक्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा मोल फ्रैक्शन X1 क्या है? हमारा X1 हमारा है इस सॉल्यूशंस के अंदर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। X1 क्या है? इस सॉल्यूशंस के अंदर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। लेकिन जब हम पूरे सॉल्यूशंस के मोल फ्रैक्शंस की बात करते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शंस की बात करते हैं, तो मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट, यानी कि X1 प्लस X2 इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट विल बी इक्वल्स टू 1। किसी भी सॉल्यूशंस के लिए उसके जो टोटल
कंपोनेंट्स हैं उनका जो मोल फ्रैक्शन का सम होगा वो कितना होता है, 1 होता है। ये हम लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं। तो यहाँ से अगर हम x1 की वैल्यू निकालें तो x1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस x2। 1 माइनस x2 क्या होगा हमारा, x1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस x2। और x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x2 की वैल्यू की अगर हम बात करें तो x2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस x1, 1 माइनस x1। ठीक है, तो ये दो वैल्यू हो गई हमारे पास में, x1 की और x2 की। तो हमें किसकी वैल्यू यहाँ पर चाहिए, x2 की वैल्यू। x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 1 माइनस x1। तो 1 माइनस x1 के प्लेस पर हम किसको पुट कर सकते हैं, x2 को पुट कर सकते हैं। तो हमारी इक्वेशन किस तरह से हो जाएगी, डेल p1 इज इक्वल्स टू p1 नॉट x2, p1 नॉट x2। इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें हमारा जो चेंज इन अ वेपर प्रेशर ऑफ अ सोलवेंट जो है वो किसके इक्वल है, P1 नॉट यानी प्योर स्टेट में सोलवेंट का वेपर प्रेशर इंटू x2। x2 यहाँ पर क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, यानी कि जो वेपर प्रेशर में चेंज आया है किसी भी सोलवेंट की या इस वोलेटाइल नेचर के सोलवेंट की वेपर प्रेशर में जो चेंज आया है वो वेपर प्रेशर्स का चेंज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा इस नॉन वोलेटाइल नेचर के सोल्यूट के मोल फ्रैक्शंस के। ठीक है, अब अगर हम इस इक्वेशंस को और मॉडिफाई करें, इस इक्वेशंस को हम और आगे सॉल्व करें तो देखिए ये इक्वेशन किस तरह से हो जाएगी। यहाँ से हमारा P1 नॉट इसके अपॉन में जाएगा तो इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी। देखिए डेल P1 इज इक्वल्स टू डेल P1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट इज इक्वल्स टू x2। x2 हमारा क्या है यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ठीक है, इसके बाद में x2 को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x2 हमारा क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को हम किस तरह से लिख सकते हैं, x2 इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 प्लस N2, मोल फ्रैक्शन लिख सकते हैं हम x2 का यहाँ से। तो देखिए कुछ इस तरह से P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है, N1 प्लस N2 यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ओके, अब अगर हम बात करें कि ऐसे सॉल्यूशंस के लिए बात करें कि इस सॉल्यूशन को हमने क्या कर दिया, बहुत ही डाइल्यूट कर दिया, वेरी डाइल्यूट कर दिया, यानी कि सोल्यूट का हमने कंसंट्रेशन को क्या कर दिया, बहुत कम कर दिया, सोल्यूट के कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर दिया, यानी कि जो सोल्यूट के मोल्स थे उस सोल्यूट्स के मोल्स को हमने डिक्रीज कर दिया, यानी N2 हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, N2 हमारा हो जाएगा वेरी लेस कंपेयर टू N1। ठीक है, तो N2 की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, ये N2 यहाँ से नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, डेल P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1। ठीक है, ये इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब N1 यहाँ पर क्या है, N1 एंड N2 क्या है, N2 इज अ मोल ऑफ अ सोल्यूट एंड N1 इज अ मोल ऑफ अ सोलवेंट। अब मोल ऑफ सोल्वेंट को हम अगर यहाँ पर लिखना चाहें तो हम इन्हें किस तरह से लिख सकते हैं, वेट इसका हम लिख सकते हैं क्वांटिटी, यानी वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर मास लिख सकते हैं। तो देखिए इस इक्वेशन को हम आगे कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू N2 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, N2 को हम लिख सकते हैं W2 अपॉन M2 इंटू M1 अपॉन W1। अब ये W1 और W2 और W1 यहाँ पर क्या है, W1 और W2 यहाँ पर है मास ऑफ, इनका मास के सोल्वेंट का कितना मास है और सोल्यूट का कितना मास है, जबकि M2 और M1 यहाँ पर क्या है, M2 और M1 यहाँ पर है इनका मोलर मास, सोल्वेंट और सोल्यूट का मोलर मास। तो इस इक्वेशन से डेल P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू W2 अपॉन M2 इंटू M1 अपॉन W1। इस इक्वेशन से हम किसी भी सॉल्यूशंस की वेपर प्रेशर या रिलेटिव वेपर प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से इतना समझ में आया, इस तरह से ये कैलकुलेशन हमने किया। हमने यहाँ पर देखा कि किसी भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को किसी वोलेटाइल सोल्यूट में जब हम ऐड करते हैं तो उसका जो वेपर प्रेशर में चेंज आता है वो वेपर प्रेशर में चेंज का रिलेशन किस तरह से, जो वेपर प्रेशर में चेंज आया है या वेपर प्रेशर में जो डिक्रीमेंट आया है सोलवेंट की या सोल्यूशन की, प्योर सोलवेंट की कंपेयर में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहेगा,
मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के रहेगा। तो ये हमारा फर्स्ट जो थी, ये थी हमारी फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मुझे उम्मीद है इस वीडियो लेक्चर में आपको फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज समझ में आई होगी, जिसमें हमने बात करी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट के। किसी भी सोलवेंट में, किसी भी ऐसे सोलवेंट जो कि वोलेटाइल नेचर का, उसमें हम नॉन वोलेटाइल नेचर के सोल्यूट को जब ऐड करते हैं तो उस वोलेटाइल नेचर के सोलवेंट का जो वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में था उसका और उसका जो सोलवेंट स्टेट में वेपर प्रेशर था उसमें किस तरह से डिक्रीमेंट आता है। तो अगर आपको इस वीडियो लेक्चर से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन समझ में आया हो तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।